वेलकम। और बताइए कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ, चल ही रहा होगा। तो लॉकडाउन 4 में पूरी मस्ती कर रहे हैं घर में। खाना वाना कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है ना? ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने फिजिक्स के क्लास को। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल रिशांत सर फिजिक्स को देख रहे हैं और आप लोगों को मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए और आज हम लोग फिर से इसी चैप्टर का आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हम लोग का जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेक्टर एरिया। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है वेक्टर एरिया। सर हम लोग तो एरिया सुने हैं, ये वेक्टर क्या है ना? सही बात है, गुड। हाँ तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। क्या है ये एक रेक्टेंगल है जिसका ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बाबू इसका एरिया कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसका एरिया तो L इंटू बी कर देंगे तो हमको मिलेगा। तो हाँ सर, ये एरिया नाम का चीज तो हम लोग जानते हैं। अगर कोई सर्कल दे दे आपको और पूछे कि बताइए बाबू इस सर्कल का एरिया कितना होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसका एरिया भी तो बहुत आसान है, इसका एरिया पाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अगर दे दे पूछो उसका एरिया कितना होगा, तो सर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया वर्ड तो हम लोग सुने हैं सर, आप तो वेक्टर लगा के बता रहे हैं, तो ये वेक्टर एरिया क्या है? तो सुनेंगे वेक्टर एरिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो दिए हुए एरिया के बराबर होगा और जब वेक्टर लग गया है तो उसके पास तो डायरेक्शन भी होगा और तो इस चीज का जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड तो दिए हुए एरिया के बराबर होगा और जब वो वेक्टर है मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होगा, उसका डायरेक्शन दिए हुए एरिया के परपेंडिकुलर होगा। आपको जैसे कि हम दिखाते हैं, मान लेते हैं कि ये एक एरिया है मेरे पास, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अगर हमको इसको वेक्टर एरिया बनाना होगा तो क्या करेंगे? सर वेक्टर एरिया बनाना होगा तो हमको इसको डायरेक्शन देना होगा और डायरेक्शन देने का काम किसका होता है? यूनिट वेक्टर का, ठीक है। हम लोग इसको हमको वेक्टर एरिया बनाने के लिए हमको इसके जस्ट परपेंडिकुलर पे क्या करना होगा? डायरेक्शन देना होगा। तो वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड तो दिए हुए एरिया के बराबर होगा बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। दिए हुए एरिया के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा। याद रखना है ये टॉपिक, ये बात को जो भी अभी आपको बताया है ये वेक्टर एरिया के बारे में, क्योंकि ये वेक्टर एरिया आगे हम लोग जब गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे तो ये बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। चलिए ओके, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर एरिया को। लिखेंगे it is an area whose magnitude is same as that of given area and its direction is perpendicular to the given area। इस चीज को आप लोग कॉपी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखेंगे एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर एरिया, एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर एरिया। ठीक है, आइए हम मानते हैं कि ये कोई मेरा एरिया है और इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, ds है। ठीक है, ये एक एरिया है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, ds है। ठीक है, हमको इसको वेक्टर बनाना है। आपको पता है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए हमको उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हमको उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आपको ये भी पता है कि वेक्टर एरिया बनाने के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर का है, तो हमने बोल दिया n कैप इज द यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर एरिया बन गया और इस वेक्टर एरिया को हम बोल देते हैं कितना, ds वेक्टर। कितना बोल दिया इस वेक्टर एरिया को, ds वेक्टर। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू ds क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया है। हाँ या ना, ds क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया। n क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। ठीक है, और लास्ट में अगर आपसे पूछे ds वेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो वेक्टर एरिया है। ठीक है, तो ds वेक्टर जो होगा ये है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देंगे तो कितना हो जाएगा, ds इनटू n कैप। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है वेक्टर एरिया का ds इनटू n कैप, मतलब दिया हुआ एरिया इनटू यूनिट वेक्टर along the direction of vector area या फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं और हमारा क्वेश्चन है कि a स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है, इज केप्ट ऑन xz प्लेन। हम लोगों ने उसको कहां रखा है, xz प्लेन पे। बोलता है फाइंड वेक्टर एरिया। देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इन सब का बात हो किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप उन एक्सिस को बनाइए। तो हम लोग सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस और इसको हम बोलते हैं z एक्सिस। अब एक स्क्वायर प्लेट है, देखिए वो क्या रहा है कि ये z एक्सिस इधर बाहर की तरफ है और इस XZ प्लेन पे हम लोगों ने एक स्क्वायर प्लेट को इस तरह से रख दिया है। ये मार्कर दिख रहा है आप लोगों को, ये Z एक्सिस का डायरेक्शन है और बोलता है कि ये XZ प्लेन तो यही वाला प्लेन कहलाएगा ना, ये XZ प्लेन ये वाला प्लेन होगा। तो इस XZ प्लेन पे हम लोगों ने क्या किया है, एक स्क्वायर प्लेट को रख दिया है। अच्छा एक बताइए, इस स्क्वायर प्लेट के परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ सही बात है, y एक्सिस के, पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और पॉजिटिव y एक्सिस का डायरेक्शन देने का काम किसका है, पॉजिटिव y एक्सिस का डायरेक्शन देने का काम है किसका, यूनिट वेक्टर j कैप का। तो यहां पे हमको पता चल गया कि यूनिट वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, j कैप होगा। ठीक है, हमको निकालना है, हमको साइड दे दिया है, साइड कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 4 into 10 का पावर -2 मीटर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू एरिया कितना होगा, तो सर हम तो पता है स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो ds अगर हम आपसे पूछते तो आप क्या बोलेंगे, सर 4 into 10 का पावर -2 का स्क्वायर कर देते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 into 10 का पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4 इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब अगर हमको बोला जाए कि बताइए ds वेक्टर कितना होगा, तो सर हम जानते हैं ये होता है ds into n कैप।
तो ds वेक्टर दिस इज इक्वल टू ds कितना निकाला हम लोगों ने 16 into 10 का पावर -4 और n कैप की जगह क्या लिखेंगे, क्या निकाले हैं हम लोग डायरेक्शन j कैप निकाले हैं, तो j कैप इतना मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमको एरिया मिला है ये वेक्टर में मिला है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एरिया बोलते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। बोलता है कि स्क्वायर ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट ऑन YZ प्लेन। आपको बताना है वेक्टर एरिया कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आइए, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम में हम लोगों को सिर्फ यही टॉपिक के बारे में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इस चीज टॉपिक को अगर हम जानेंगे तो हम गॉसेस थ्योरम को आराम से समझ सकेंगे। और सबसे पहले इस टॉपिक का नाम बताते हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आइए देखें क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आइए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, ठीक है। कितना एरिया है? यूनिट एरिया है। कितना एरिया है ये? यूनिट एरिया, मतलब मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया, ठीक है। इस एरिया से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवा रहे हैं। इस एरिया से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पार करवा रहे हैं। आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा दिया है तो आप लोग उसके बारे में जान रहे होंगे। इस एरिया से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? इस एरिया से क्रॉस किया, ठीक है। किसी यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है? कैसे? परपेंडिकुलरली, नॉर्मली। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोले हम? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। याद रखना है, किसी यूनिट एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा परपेंडिकुलरली, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया perpendicularly is known as electric flux density, is known as electric flux density, ठीक है। तो याद रखना है कि किसी यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया मतलब 1 होना चाहिए, ठीक है ना। किसी यूनिट एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो आप इसको कॉपी करेंगे।
आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इस बार है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए हम समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लेते हैं कि हम लोगों ने कोई भी एरिया लिया। क्या किया? कोई भी एरिया लिया। ठीक है, कोई भी गिवन एरिया है। ठीक है, इस गिवन एरिया से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवाया। इस गिवन एरिया से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करवाया। ठीक है, देखिए किसी गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है, कैसे? परपेंडिकुलरली। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखना है कि किसी भी गिवन एरिया से, किसी भी गिवन एरिया, यूनिट एरिया से होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, उसके अलावा कोई सा भी एरिया अगर हो जाए तो किसी भी गिवन एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, कैसे? परपेंडिकुलरली। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि यहां तक में कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। आप लोग इतने दूर तक कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब E और फाई के बीच में हम लोग क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए सबसे पहले केस पे आते हैं हम लोग। केस 1, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू गिवन area. When electric flux density is perpendicular to given area. Okay, आइए करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है मेरे पास और इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? ds। ये कोई एरिया है और इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? ds है। यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पास हो रहा है वो कितना है? E है। मतलब यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है? E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कितना है? E है। मतलब यूनिट एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो कितने हैं? E है। और हम मान लेते हैं कि फाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू E क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम आपसे पूछे बताइए ds क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो गिवन एरिया है। तीसरा अगर हम आपसे पूछे बताइए फाई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है? E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, यही ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसको बोलते हैं? यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। उसको E से लिखते हैं हम लोग। तो यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है? E हो रहा है। ds एरिया से कितना होगा? E into ds। और जो ds एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं ना। हाँ या ना? किसी भी गिवन एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं।
अगर हम आपसे गलती से पूछ देंगे बताइए बाबू यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा फ्लक्स का, तो आप क्या बोलेंगे फ्लक्स का यूनिट? सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे ds एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर है। ये यूनिट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को दिया गया है इसी के ऊपर बेस्ड बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोले तो E का वैल्यू दे दिया गया है 5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये परपेंडिकुलर है कितने एरिया के? एरिया जो है वो आपको दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया गया है मतलब हमको इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। हमको बोला है कि बताइए फ्लक्स कितना होगा। हम लोग पढ़े हैं सर, हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है ना वो E × ds होता है। E आपको वैल्यू दिया है 5 × 10⁻7 और ds का वैल्यू आपको दिया गया है 4 × 10⁻⁻4। तो 5 × 4 इज 20 × 10⁻+7 -4 is +3 मतलब 2 × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन था, ये आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी-कभी 2 नंबर में। तो प्लीज आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। आइए हम लोग केस 2 की तरफ आते हैं। केस 2 और केस 2 है हमारा when electric flux density is inclined to given area। हर बार जरूरी नहीं ना है कि ये अगर एरिया है तो ये इसके परपेंडिकुलर ही रहे, हाँ ये ना, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी तो पार हो सकता है, इंक्लाइंड होकर के भी तो पार हो सकता है, हाँ ये ना। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये इंक्लाइंड होगा दिए हुए एरिया पर, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि केस 2 में व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी is inclined to given area, when electric flux density is inclined to given area, दिए हुए एरिया पर क्या होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्लाइन होगा। आइए मान लेते हैं कि ये है मेरा एरिया ds। कितना एरिया है ये? ds, ठीक है, और इस एरिया ds पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये क्या है? ये कुछ इंक्लाइंड है इस तरह से, ठीक है। ओके, हमको पता है कि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? वेक्टर एरिया का डायरेक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो आप देखेंगे तो ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, इस एंगल को हम मान लेते हैं कितना बोल देते हैं? थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी E है, मतलब यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है? E, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। ओके, हमको निकालने बोला गया है क्या कि आप हमको बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। सर जब परपेंडिकुलर रहता था तब तो हम जानते थे कि डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये एरिया के परपेंडिकुलर था तो हमको पता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को और एरिया को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन इस बार तो आप इसको इंक्लाइन कर दिए हैं, तो अब कैसे होगा? सही बात है। तो देखिए हम एक चीज जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये थीटा है, ये E है, तो ये कितना हो जाएगा? E cos थीटा। ये E है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? E sin थीटा। चलिए आ जाइए, अब तो बन गया क्वेश्चन। देखिए अगर हम आपसे बोले कि फाइव, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वही वाला लेना है जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है। सही बात है, ये नहीं है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वही वाला लेना है जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है। अब आप बताइए इस एरिया के परपेंडिकुलर इन दोनों में से कौन सा है?
सही जवाब ई कॉस थीटा है। कौन सा है? ई कॉस थीटा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है? ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। यही ना इसका मतलब हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को मिला ई कॉस थीटा जो कि परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है यूनिट एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली यहां पे यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है? ई कॉस थीटा। और टोटल एरिया कितना है मेरे पास? ds। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ई कॉस थीटा इनटू ds। तो हमको क्या मिल जाएगा? phi इज इक्वल टू ई ds cos थीटा। ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, when electric flux density is inclined to the given area। जहां पे E और ds को आप जानते हैं, थीटा क्या है? थीटा ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। मतलब गिवन एरिया के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच का एंगल। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये वर्टिकल से कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। और ये पास कर रहा है कितने एरिया से? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से। तो हमको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास एरिया है और इस एरिया को हमने बोल दिया ds। तो एरिया हमको कितना दिया गया है? एरिया हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, गुड। बोलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये इंक्लाइंड है। कितने एंगल से इंक्लाइंड है? बोलता है कि वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे ये इंक्लाइंड है। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना बोला है? 5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे दिया है 5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। अगर आपसे पूछा जाए थीटा कितना है, आप बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। और अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स हम जानते हैं कि कितना होता है? E ds cos थीटा, मतलब 5 × 10⁷ × 4 × 10⁻⁴ into cos 30 डिग्री। अब आप बताइए cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, मतलब 20 × 10⁻³ into √3/2। ठीक है, ये 2 और ये 10 हो जाएगा, मतलब √3 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, द स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन xz प्लेन। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, हम लोग इसको एक्स प्लेन में रखा है। एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि 4 × 10⁻⁶ मीटर पर कूलम का है, ये अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो आपको फ्लक्स बताना है। आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको फास्ट। नेक्स्ट केस 3 देखेंगे हम लोग। केस 3 बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया is given in
वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ होगा तब। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हमको पता है phi इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्या ये कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? ई डी एस कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा टाइप लग रहा है क्या कुछ? हाँ या ना? मतलब कि phi इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं E डॉट ds, बोल सकते हैं ना? ऐसा क्यों? क्योंकि A डॉट B ये क्या होता है? AB cos थीटा होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। हाँ या ना? A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया विल गिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही बात है या नहीं है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया विल गिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई डाउट किसी को? नहीं। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो सर इसका मतलब तो ये भी हो गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग इस चीज को नोट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी is a vector quantity, और दूसरे में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा स्केलर है, और उसमें एक ऑप्शन आपको दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी। ठीक है ना? तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कॉपी करेंगे आप लोग इसको। ओके, आज के हम लोग लास्ट टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है? और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है। बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दे दिया है आपको। कितना दे दिया है? बोला है E इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है? इज पासिंग थ्रू एरिया। कितने एरिया से पास किए हैं? एरिया से पास किए हम लोग 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या निकालने बोला अपने को निकालने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने बोला। ठीक है ना? सर ये तो आता है बहुत ही आसान है। फाई इक्वल टू पढ़े हैं कि ये E डॉट ds होता है, और डॉट प्रोडक्ट आप उनको बताए थे जो कि बहुत अच्छा से समझ में आया हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे? निकाल देंगे। ठीक है ना? हम लोग यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। याद है कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? हाँ, तो सर i के कोफिशिएंट y से मल्टीप्लाई, तो 3 into 2 कितना हो गया 6, j वाले को j से तो 2 into -3 कितना हो गया -6, k वाले को k से तो -4 into 4 कितना हो गया -16। तो फ्लक्स कितना आ गया आपका? -16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सर क्या फ्लक्स नेगेटिव आ सकता है? तो हाँ, फ्लक्स नेगेटिव आ सकता है। सर क्या फ्लक्स पॉजिटिव आ सकता है? तो पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि फ्लक्स क्या आया है? पॉजिटिव आया है। पहला क्वेश्चन जो बनाए थे हम लोग आपके केस 1 का, फ्लक्स पॉजिटिव था। तो सर नेगेटिव भी आ रहा, पॉजिटिव भी आ रहा, क्या ये जीरो भी हो सकता है? तो जो हम होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, आप एक बार उस क्वेश्चन को बनाइए, ट्राई कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी नेगेटिव और जीरो। ये आपके हम पता लगाने के लिए छोड़ दिए हैं कि क्या फ्लक्स जीरो हो सकेगा या फिर जीरो नहीं हो सकेगा। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉसेस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हर साल, पिछले 10 साल में इस टॉपिक से 10 बार समझिए कि क्वेश्चन आया ही आया है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप लोग समझें कि हम लोगों को गॉसेस थ्योरम पढ़ने के लिए वेक्टर एरिया आना जरूरी है। हम लोगों को गॉसेस थ्योरम पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ताकि आगे जब हम आपको गॉसेस थ्योरम पढ़ाएं तो उसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आए। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, ज़ीशान सर फिजिक्स। तो आप शेयर भी करें, हर एक वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस पहुंचे। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।